पाली प्रवास पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने आवास पर जन सुनवाई की और कार्यकर्ताओं सहित आमजन की उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर जिले भर से आए कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का मालार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान पाली संभाग का दर्जा रद्द किए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वे इस निर्णय पर सरकार के साथ हैं, परंतु इसके उपरांत भी जब भी उन्हें उचित अवसर मिलेगा वे इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग अवश्य करेंगे। जहाँ तक पाली को संभाग की बात है तो अब ये देखिए, एक समिति बनाई थी राजस्थान सरकार ने, एक पूर्व आईएएस ऑफिसर ललित के पवार के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिस समिति ने पूरा अध्ययन किया, भौगोलिक और जनसंख्या को आधार बना करके पूरा विवेचन किया, विश्लेषण किया, समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी, मुख्यमंत्री जी को दी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में वो रिपोर्ट रख करके जो निर्णय लिया, मैं सोचता हूँ कि वो निर्णय, जिस पर मैं तो एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया और कुछ नहीं, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया मैं उसके साथ हूँ। और केवल एक स्थान को नहीं देखा जाता है, संपूर्ण राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और राज्य की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के जो निर्णय किया है, निर्णय समिति की रिपोर्ट और कैबिनेट की बैठक के आधार पर किया गया। ये बात सही है कि मैं तो चाहूँगा कि मेरा पाली संभाग बना रहे, ये होता ही है, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र की सुविधाओं का विशेष ख्याल रहता है, तो मेरे मन में तो रहेगा। और मैं ये जहां उचित अवसर पर और निवेदन भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली स्वामित्व योजना के तहत बटन दबाकर देश भर के लगभग 50,000 गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। उन्होंने समारोह में प्रॉपर्टी कार्ड धारक लाभार्थियों से संवाद किया। जिला स्तर पर स्वामित्व योजना का जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन में स्थित बैडमिंटन कोर्ट में मंत्री के बिश्नोई और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जैसलमेर नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर स्वामित्व योजना के तहत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम आपने और हमने सबने देखा, उसके साक्षी हुए, अपन ने उसने सब में मिलकर के हिस्सा भी लिया। मोदी जी ने जब से प्रथम बार प्रधानमंत्री के रूप में अपना दायित्व लिया, तब से उन्होंने अलग अलग सारे उन विषय को छूने का प्रयास किया जो समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की ज़रूरत है, चाहे वो बैंक खाता खोलने से लेकर के स्वच्छता अभियान की एक प्रेरणा से लेते हुए आज ये स्वामित्व योजना जैसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, घर घर नल, सारे उन्होंने उन विषय को जो एक आम आदमी के जीवन को सुखद बना सके, जो उनके जीवन में एक परिवर्तन ला सके, व्यवस्था परिवर्तन हो सके, इस दिशा के अंदर। अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत एथलेटिक्स गेम का आयोजन भिवाड़ी के तिजारा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। अलवर सांसद और मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया अभियान से प्रेरित यह आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और उन्हें टीवी और मोबाइल से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करेगा। संसदीय क्षेत्र में 10 मैदानों पे अलवर सांसद खेल उत्सव की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मुझे खुशी है कि 18,000 से ज़्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सुबह 17,000 थे, और भी बच्चे अभी आए हैं और एक बड़े उत्साह का वातावरण बना है। खेल सबसे पहले तो आपके अंदर पॉजिटिव स्पिरिट को भरते हैं और जो पॉजिटिविटी होती है वही आपको जीवन में बढ़ाने के लिए सहायक होती है। ये 2 दिन की प्रतियोगिता के बाद हमारी फाइनल प्रतियोगिता 6, 7, 8 और 9 फरवरी को अलवर में होने वाली है और 9 फरवरी को सभी बच्चों से लेकर बड़े तक को की हमने एक जॉइंट मैराथन रखी है, जिसमें 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का रन है, 5 किलोमीटर का शक्ति रन है और पैरा रन भी है जो 1.5 किलोमीटर की है। हम ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है खेलो इंडिया का, दूसरा जो नारा है जो हिट है वो फिट है, फिट इंडिया का,
हमारा ये मानना है कि हमारे पास खेलों की अच्छी प्रतिभाएं हैं और इन खेल प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए सांसद खेल उत्सव तो एक माध्यम है, लेकिन एक अच्छा वातावरण निर्मित हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है, हमारे पीटीआई, कोचेस, अलग अलग सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि, वॉलेंटियर्स और विशेष रूप से पत्रकार, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 1.5 महीने से कोई दिन नहीं जाता है जब पत्रकार इसका बहुत पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस देते हैं, तो मैं आप सबको धन्यवाद। स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण कार्यक्रम अजमेर के बोर्ड सभागार में आयोजित हुआ, जहां 6,800 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड जिले में वितरित किए गए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और संबोधित किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पट्टे दिए गए हैं। अजमेर जिले में 6,800 पट्टे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर बनने का जो सपना वह पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से कई ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ। राजस्थान में 31 जनवरी से शुरू हो रहे 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की सरकार तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष भी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। देखिए हमारे संवाददाता सुनील यादव की खास रिपोर्ट। 31 जनवरी से शुरू होगा 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी। कांग्रेस ने 30 जनवरी को बुलाई विधायक दल की बैठक। बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की बनाई जाएगी रणनीति। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ जुटे विधानसभा सत्र की तैयारी में। नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की दी चेतावनी। कई मुद्दों पर हो सकता है पक्ष और विपक्ष में घमासान। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा कमेटी पर विपक्ष रहेगा आक्रामक। राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष ने जिलों को रद्द करने, बिजली संकट, किसानों के मुद्दे और हालिया फैसलों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो पहले ही सदन में कई मुद्दों पर सरकार की रेल बना देने की चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने 30 जनवरी को विधायक दल की बैठक भी बुला ली है। आने वाले सत्र के अंदर पिछले 1 साल में इस सरकार ने जो जनविरोधी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जिलों को ख़त्म करने की बात हो, संभाग को ख़त्म करने की बात हो, चाहे पेपर लीक के मामले हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, आन मुद्दों को भूलकर जनविरोधी निर्णय ले रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आने वाले सत्र के अंदर इस सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। फिलहाल विधानसभा सत्र पर पक्ष विपक्ष के साथ आम जनता की नजरें भी टिकी हैं, क्योंकि इसी विधानसभा सत्र में सरकार का बजट भी पेश होना है। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद 1 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। फिर 6 फरवरी को बजट पेश होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट हंगामेदार होगा। इसमें कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो सकता है, जिससे निपटने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है। 31 जनवरी को 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र शुरू होने वाला है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर उस पर चर्चा होगी और 6 फरवरी को बजट भी पेश किया जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष यानी भाजपा ने इस विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष आक्रामक रणनीति बनाने में जुट गया है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी बिठाने की बात हो या फिर जिला और संभाग को खत्म करने की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर सदन में हमलावर रहेगा। लिहाजा 30 जनवरी ने विधायक दल की बैठक भी बुला ली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाथी दांत का उदाहरण देकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए महाकुंभ के प्रबंधन पर शेखावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रबंधन किया है वो अनूठा है, क्योंकि इससे पहले देश में कभी भी जब कुंभ होता था तो कैसी व्यवस्थाएं होती थी। 2013 कुंभ में जो भगदड़ मची उस समय सरकार ने बेहद असंवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया था। 1954 में देश की आजादी के बाद पहले महाकुंभ में सरकार किस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर उदासीन थी वह सभी को पता है। तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के कुंभ में जाने के कारण हुई अव्यवस्थाओं के कारण 1000 से ज्यादा लोग भगदड़ मचने से दिवंगत हुए थे। उन्होंने कहा कि 1954 केवल एकमात्र उदाहरण नहीं है, वहां से लेकर इमरजेंसी और 2014 तक पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का गला घोटने की कोशिश की। कुंभ का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किया है वो निश्चित रूप से अनूठा है, क्योंकि इससे पहले कुंभ जब कभी भी देश में होते थे, कुंभ शाश्वत है, हजारों साल का लिखित इतिहास है। लेकिन इससे पहले के कुंभ का स्मरण करिए, 2013 के कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची, सरकार ने किस तरह से उस समय जो है असंवेदनशीलता के साथ में व्यवहार किया था। वहां से लेकर के 1954 में जब देश की आज़ादी के बाद में पहला कुंभ हुआ था, आप उस समय के कुंभ की व्यवस्थाओं को देखिए, सरकार किस तरह से इन विषयों को लेकर के उदासीन थी। नेहरू जी के कुंभ में जाने के कारण से ऐसा लिखित रूप से लोगों ने स्टोरीज की है कि उस कुंभ में 1000 से ज़्यादा लोग जो भगदड़ मची थी उसके कारण से दिवंगत हुए थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार हमारी विरासत का संरक्षण करने और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार के कुंभ की व्यवस्थाएं जो है पहले से बहुत बेहतर, अच्छी और निश्चित रूप से व्यवस्थित। मोदी ने 50,000 से अधिक गांव में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरण कर लाभान्वित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया, जिसका सीधा प्रसारण जिला स्तर पर कृषि ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर रहे। इस अवसर पर जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, सीईओ परशुराम धानका, एसीईओ ललित कुमार शर्मा, डीआईओ सुशील अग्रवाल, राज्य सफाई आयोग के पूर्व सदस्य दीपक संगत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने एक अभियान चला करके और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास पट्टे की व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें स्वामित्व कार्ड कार्यक्रम के तहत अपनी संपत्ति का एक अधिकार दिया है और उनको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्वयं सरकार ने कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जी की पहल पर आज इन सभी लाभार्थियों को पट्टे जो मिले हैं, इनको लेकर के इनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ है कि मैं जिस मकान में रहता हूं उसका मेरे पास डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो पट्टा बन कर के आया है उसका मेरे को अधिकार मिला है और उस स्वामित्व कार्ड के माध्यम से उस पट्टा जो मिला है उसका उसे ये बहुत होगा और उसका उपयोग वो अपने आने वाले जीवन में कहीं भी उसको रहन रख करके, कभी मकान बनाना है, कभी निर्माण करना है, कभी उसका और अधिक एक्सपेंशन करना है, तो उसका उपयोग उसके लिए हो सकेगा। गांव में अभी तक ये समस्या रहती है कि उसके पास अगर पट्टा सही नहीं है तो उसको कोई भी बैंक किसी भी जरूरत के समय लोन देने से मना। नए थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने छोटी सादड़ी थाने में पदभार ग्रहण किया। टांक राजसमंद से स्थानांतरित होकर आए हैं। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने छोटी सादड़ी थाने में लगाया है। पदभार ग्रहण करने के बाद टांक ने बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्षेत्र में डोडा चूरा अफीम तथा अवैध धंधा करने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। साथ ही थाना क्षेत्र में अपराधियों पर अंकुश लगाने की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी।
जो जयपुर में सांगानेर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बार के निर्वाचित अध्यक्ष तीर्थ नारायण शर्मा, महासचिव ओम प्रकाश चौधरी सहित सभी पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस उमाशंकर व्यास ने भी शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश में न्यायालय भवनों के निर्माण को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अजमेर और अलवर के न्यायालय भवन पिछले 10 साल से बन रहे हैं। पहले नक्शे पास होने में और फिर उनके बजट में 1 साल, 2 साल और फिर 5 साल तक पूरे हो जाते हैं। इसलिए जयपुर के सांगानेर में आज अगर 25 कोर्ट की आवश्यकता है तो कम से कम हमें 30 कोर्ट बनाने की जरूरत है। वास्तव में ये 12 बीघा जमीन को निश्चित रूप से बाजार मूल्य के अनुसार 100 करोड़ रुपए की होगी, उपलब्ध हुई है, तो इसका अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए। अलग अलग सुझाव आए हैं। मेरा ये भी कहना है कि अभी 11 कोर्ट है, लेकिन आज की डेट में जो कार्यभार है उसके अनुसार भी कम से कम यहाँ 25 कोर्ट की आवश्यकता है। जयपुर कोर्ट में विस्तार की संभावना कम है। प्रयास जारी, एक टावर खड़ा हुआ था। ये स्थिति हाईकोर्ट में है। जो पुराने भवन है उसमें विस्तार किया जाना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ नया शुरुआत कर रहे हैं तो दूरदर्शी सोच के साथ किया जाना जरूरी है। 2010 में ये बिल्डिंग ली थी और वापस हमें 2024 के बाद से ही 22 के बाद से ये स्थान कम पड़ने लग गया था। तो हमारी 10 साल की भी आगामी योजना हमारी या तो ध्यान में नहीं रही या एक प्रशासनिक शिथिलता रहती है, राजकाज है। लेकिन अब मेरा वापस ये अनुरोध है कि कम से कम यहाँ बिल्डिंग बने तो पहले चरण में ही कम से कम 30 न्यायालय बनने चाहिए, क्योंकि बनते बनते ये सरकारी काम है। खबर जयपुर से है, जहां नकबजनी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। थाना अधिकारी पुलिस थाना आदर्श नगर की टीम ने बड़ा खुलासा किया। नेपाल निवासी घरेलू नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने वाले को नेपाल भागने की फिराक में थे आनंद विहार बस स्टैंड दिल्ली से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से करीब 40 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण व अन्य सामान बरामद हुआ है। जालौर के भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में जिला स्तरीय ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम का आयोजन ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो वहीं कार्यक्रम ग्राम विकास अधिकारियों ने फील्ड में आ रही समस्याएं, वेतन विसंगति, कैडर स्ट्रेंथ सहित लंबित पदोन्नति के प्रकरण सहित अन्य समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान संघ के प्रदेश मंत्री शिवराज ने ग्राम विकास अधिकारी संघ की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामित्व योजना के तहत आज सिरोही जिला मुख्यालय पर भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 60 लाभार्थियों को उनके मकान के पट्टे वितरित किए गए।